दोस्तों नमस्कार। तो जब सीडीएस साहब अंततः बयान देते हैं तो उसको हमें बहुत केयरफुली एनालाइज करना चाहिए और उस पर इमीडिएटली जो है बिल्डअप भी होना चाहिए। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जब ऑपरेशन में था तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था और सबसे खुशी की बात ये है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी में और जब खुद एक महाशक्ति इन्वॉल्व हो पूरी तरह से कह सकते हैं, क्योंकि आप जब आज के युग में अपने हथियार और क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस और जो आपके सैटेलाइट इत्यादि सारी मदद आप कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तो आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व ही थे पाकिस्तान के पीछे। दरअसल इसके तार बहुत दूर तक जाते हैं, मिडिल ईस्ट तक भी जाते हैं। पूरी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लेक्स इस ऑपरेशन सिंदूर इस कॉम्प्लेक्सिटी से डील कर रहा था और अंततः वास्तव में अगर किसी को क्रेडिट जाता है इसके सफल होने का, किसी को भी नहीं। इसका क्रेडिट जो जाता है, ये तो आर्मी एयर चीफ मार्शल साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने पूरे देश को इसको क्रेडिट दिया, लेकिन वास्तव में जो क्रेडिट है किसी और को नहीं, इंडियन आर्मी को, जी हाँ, ख़ासतौर से एयरफोर्स को जाता है, जिन्होंने जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्स थे नेक्स्ट फेज़ में 10 मई की सुबह और उससे थोड़ा पहले जब लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया और करेक्ट टेक्टिकल मूव्स जब उन्होंने अपनाए, जी हाँ, इनिशियल प्रिकॉशन और प्रिसीजन से जब वो बाहर निकले और जब उनको चैलेंज मिला तो उसके बाद उन्होंने बहुत ही सही समय पर वो अटैक किया, थोड़ा पीछे होकर और थोड़ा सा और हैवी हिट करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कि फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। दरअसल सीडीएस साहब की अंतिम लाइनें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इंडिया को बिना वक्त गवाए इस पे बिल्टअप करना चाहिए। ब्रह्मोस सुखोई सिस्टम का कोई जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था, जी हाँ, और इसकी काबिलियत ने ये दिखा दिया कि भारत जब चाहे तब पाकिस्तान के रडार सिस्टम, उसके जो हवाई पट्टी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बहुत ही कम समय में उनको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इन सिस्टम्स के अभाव में वो कोई भी जनरेशन आप प्लेन और कैसी भी टेक्नोलॉजी चाइना से ले आए, कितनी भी उनकी मदद हो जाए, क्या बोलते हैं, तो वो एक लिमिटेड चैलेंज ही जो फर्स्ट राउंड में हमको मिला था, जो कहीं ना कहीं स्वयं थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक टेक्टिकल मूव हमारा कहिए या जिम्मेदारी थे, ये जो प्रिसीजन और प्रिकॉशन के साथ हमने अटैक करने की कोशिश की। तो ऑफकोर्स एक्स्ट्रा प्रिसीजन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के भी अपने कॉस्ट होते हैं और चीज़ें कुछ ना कुछ अंतिम फेज़ में अंतिम समय पे कुछ ना कुछ राडार पे आए और कुछ हमें नुकसान हुआ। लेकिन जब हमने करेक्शन किया और मूव्स अपने थोड़े, और जैसा कि उनके बयान से ही स्पष्ट होता है, डिस्टेंस बढ़ाई, स्मार्ट मूव्स और फास्टनेस के साथ और हैवी हिटिंग के साथ जब हमने चीज़ें अपनाई और जिस पे हम कैपेबल हैं उसको अपनाया, तो वास्तव में उनके पास कुछ बचा नहीं। अगर वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स लेट होती तो नेक्स्ट सीरीज ऑफ इवेंट्स जो थे कहीं ना कहीं, जो वो ड्रोन्स, जैसा कि विंग कमांडर वेंका सिंह जी और सोफिया कुरैशी जी ने बताया कि जो बहुत ज़्यादा गोलाबारी इत्यादि हो रही थी और ड्रोन बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे और हमारा जो S-4 सिस्टम था सबको कई ड्रोन्स ख़त्म भी कर रहा था, लेकिन 300-400 ड्रोन्स वो सर्विलेंस भी ले रहे थे, हमारी क्षमता भी आप रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ वो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स और सीमा पे बिल्डअप और लो एल्टीट्यूड वारफेयर इत्यादि पे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमको बराबरी पे रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके पहले जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और सही समय पे उनके रडार सिस्टम इत्यादि सब फेल कर दिए, तो जो भी उनको चाइनीज़ मदद अब तक पहुंची हुई थी, फिर उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ये लेसन था
और इस रिलेशन में जाहिर सी बात है, जैसा कि डीजीएमओ साहब ने पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस तरह की कन्फ्लिक्ट्स में, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में आपको कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो हमारे वाइट मोहरे हैं उनको बिल्टअप करने की आवश्यकता है। जी हाँ, सुखोई का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास एचएएल के पास है, रशियन सिस्टम है, हम इससे अच्छे से परिचित हैं, ब्रह्मोस के साथ इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। तो इसको अगर हम और बिना वक्त गवाए, बिना हम अभी जो 5th जनरेशन विमान इत्यादि है और इसकी टेंडर इत्यादि और इसके जॉइंट प्रोडक्शन इत्यादि और ये सब पे हम, ये लंबी प्रक्रिया, इसमें समय लगेगा। जैसे चीफ मार्शल साहब ने कहा, उधर चाइना 6th जनरेशन पे है, लेकिन हम इसी सिस्टम को अपने सुखोई और ब्रह्मोस जो हमारे पास एस्टेब्लिश सिस्टम है और जिस पे हम लगातार इनोवेट कर रहे हैं पिछली सरकारों से लेकर अभी तक की सरकारों तक, तो हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और इसको मारक बना सकते हैं और इसकी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं और कम समय पे कम से कम पाकिस्तान जैसे मुल्क को हम कम समय पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, रडार और पट्टी इत्यादि जो भी है, इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि वो कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी वार प्लेन्स, कितना भी लेटेस्ट सब कुछ ले आए, कोई भी स्क्रमिश करने की कोशिश कहीं की रहने आए। दरअसल इंडियन आर्मी ने रीढ़ तोड़ दी और इसका क्रेडिट इसका एयरफोर्स को, इस खास तौर से इसको पूरा जाता है, इसका क्रेडिट, और जॉइंट तौर पे तो सभी को जाएगा क्योंकि नज़र तो नेवी से लेकर हर किसी ने रखी थी। इस सिस्टम को अगर हम डेवलप कर सकें और इस हद तक डेवलप कर सकें कि अगर कोई इस तरह की हिमाकत हो और अगर इस तरह के हैवी डैमेज हम कर देंगे तो इस तरह के डैमेज से उभरने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो पाकिस्तान को जो वास्तव में नुकसान हुआ वो थोड़ा रिजाइस इत्यादि, कुछ हमारे जेट्स इत्यादि जो गए हैं, डाउन हुए हैं, उसमें मना सकते हैं, लेकिन जो हैवी नुकसान उनको हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो उनको अभी क्या बोलते हैं, इसको पूरी तरह से रिकवर करने पर, अपने से तो वो दशकों में रिकवर करते, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मदद उनको हर तरफ से पहुंचाई जा रही है, ख़ासकर एक पड़ोसी मुल्क से, तो एक्चुअली में इकोनॉमिक बर्डन उस पर पड़ा है। जितना जल्दी वो रिकवर करेंगे तो बर्डन उस पर पड़ रहा है। और लेसन ये है कि अगर इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं तो अगले डैमेज जब होंगे तो वो डैमेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहीं तक नहीं, आगे भी सीमित हो सकता है। आप इनडायरेक्टली खेल रहे हैं तो हम भी इनडायरेक्टली चल सकते। तो दूसरी ओर जो इम्पोर्टेंट शुरुआती स्टेटमेंट था कि हमारे जेट्स क्यों गिरे, दरअसल आज की फास्ट टेक्नोलॉजी में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आधे घंटे में जो पूरा ऑपरेशन था वो शॉर्ट टाइम था, लेकिन चूँकि राडार सिस्टम बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन इम्प्रूव हो रहे हैं तो ये टाइमिंग जो हो सकती है वो क्या और कम हो सकती थी। प्लस जिस प्रिसीजन को हम खोज रहे थे, प्रिकॉशन को, कि उनके सिविलियंस को न अनावश्यक परेशानी हो और हम टारगेटिंग कर रहे हैं, तो ये टेररिस्ट जो पाकिस्तान में झूमते हैं गलियों में और उसी के साथ लोग भी झूमने लगते हैं, क्या उस प्रिसीजन के और इस प्रिकॉशन के हकदार हैं ये? क्या प्रिकॉशन और प्रिसीजन पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं और कंप्रोमाइज़ होते हुए और थोड़ा सा और हम टाइमिंग को कम करते हुए और थोड़ा बैकअप से अगर मूव्स हम लेते तो भले ही उनके रडार सिस्टम में हम कहीं ना कहीं आ जाते या आ पाते या जो भी है, लेकिन वो मिसाइलें शायद हमको हिट ना कर पाती। तो यहाँ से कैसे हायर स्पेस से लोअर स्पेस में फाइटर्स बेटर ट्रेंड हों और बेटर तरीके से मूव्स करें स्ट्रेटजी, तो ये तरह से इस पे भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रशिक्षण और ज़्यादा क्या बोलते हैं ट्रेनिंग इत्यादि की समझने। और रफ़ाल की डिलीवरी आते आते बहुत समय लग गया और उस हिसाब से प्रैक्टिकलिटी और उस हिसाब से चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ अहम प्रश्न है जो कहीं ना कहीं उस क्यू में कहीं ना कहीं छुपे हैं। तो दूसरी ओर ये भी है कि इंटीग्रेशन का इशू हमेशा वेस्ट की टेक्नोलॉजीज़ में रहा है जॉइंट प्रोडक्शन के साथ साथ, और जिस तरह से हम रशियन टेक्नोलॉजी के साथ प्ले कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं और फुल असिस्टेंस हमको मिलती है,
वेस्ट से नई टेक्नोलॉजी दूसरे क्षेत्रों में मिल तो जाती है, लेकिन एट द टाइम पे जो टेक्निकल सपोर्ट है और जो हम समय के साथ जो इसको हम इंटीग्रेशन इत्यादि है उसमें कहीं ना कहीं वो लैग होते हैं। तो इस पे वेस्ट को सोचना पड़ेगा कि हमारे रिलेशंस किस हद तक, कहाँ तक, और जबकि कहीं कहीं अगर रशिया से कंपेयर करें तो हम हैवी कॉस्ट भी पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन टेक्नोलॉजीज़ का अपना महत्व है। कारगिल के समय हमने बफर स्टॉक की खासियत देखी, जैसा कि कल स्वयं क्या बोलते हैं शीतल पी सिंह साहब बता रहे थे सत्येंद्र पर आशुतोष की बात पर, तो वहीं हम क्या बोलते हैं मिराज विमानों का भी हमने यूज़ देखा था कारगिल के समय। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट, जो स्ट्रेंथ है और जिस हिसाब से हमने इसको यूज किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के लास्ट फेज पाकिस्तान को हमेशा याद रहेंगे। और ये वास्तव में सेना ने, इंडियन आर्मी की विजय है। और जहाँ तक चीज़ें लैग पे जा रही हैं, लो एल्टीट्यूड वारफेयर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिलीवरी सिस्टम्स, और जिस हिसाब से अब एयर चीज़ें बदल रही हैं, टेक्निकल नॉलेज इत्यादि, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पूरे सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। यह सिस्टम नहीं चल पाएगा ऑफकोर्स। जो ये सिस्टम अभी मौजूदा दौर में चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्ट्री में चीज़ें फंसी रहेंगी। सेना की रिक्वायरमेंट है, सेना को डिज़ाइन करने दीजिए प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, अपने गवर्नमेंट जो एंटाइटीज़ है उनके साथ मॉड्यूल्स में उनको वर्क करने दीजिए और अपने टारगेट्स उनको स्वयं अचीव करने दीजिए। और इसी तरह फालतू का जितना भी आप ये रेला मेला ठेला दुनिया भर के देखते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े हुए प्लेन्स हमारे सैनिकों को अवेलेबल कम हो पाते हैं और नेता आए दिन घूमते रहते हैं। बहुत चीज़ें और अनावश्यक खर्चों को, प्रोपेगेंडा को, मीडिया एक्सपोजर को, सब कुछ को आज हमारी मीडिया क्रेडिबिलिटी, गोदी मीडिया क्या रह गई। और अंततः हमको ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना, हमें इतना हज़ारों करोड़ रुपया अगर स्ट्रेटजिक मूव्स में अपने खर्च किए होते, तो आज जो फर्स्ट पेज में हमको हर्डल सामने कोशिश हमें लगी, तो वो फर्स्ट फेज़ भी हम क्या बोलते हैं जो 70-80% हमने बहुत अच्छे से अचीव किया, वो 100% के करीब होता, बहुत मामूली वो होता, तो वहीं पे वो हथियार डाल चुके होते। खैर अभी भी वक्त है अपने रिसोर्सेस को, अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी चीज़ों को, जो पॉलिटिशियन चाहे सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो, जिम्मेवार बने। इंडिया का सेकुलरिज्म ही वो दरवाज़ा है जिससे पूरे विश्व को नेहरू जी अपने साथ लेके चलते थे, और इसके इस क्रेडिबिलिटी के साथ ही यूएसएसआर हमारे साथ पूरी तरह से खड़ा था और बांग्लादेश को हमने आज़ाद करा दिया था। हमें अपने चीज़ों को, और ये दिन रात की जो तू मैं और अनावश्यक विवाद और अनावश्यक इन्वेस्टमेंट जो चीज़ों पर हो रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे करिए, डिफेंस पे करिए, डिफेंस को और डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को उनको क्या बोलते हैं प्रोग्रेस होने दीजिए। और जो स्ट्रेंथ आपने दशकों में अभी तक सुखोई और ब्रह्मोस के जरिए, आकाश के जरिए आपने इस्टेब्लिश की है, और उधर अंतरिक्ष में आपने जो भी PSLV के जरिए कम से कम इसको इनोवेट करते रहिए और इसकी कैपेबिलिटी, क्वांटिटी इत्यादि में देरी ना करिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम है और इसको अपग्रेड, इम्प्रूव और तेज़ी से इस पे आगे बढ़ते रहिए। तो दूसरी तरफ जो भी लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी इत्यादि है, चाहे वेस्ट से हो, US से हो, कहीं से भी हो, तो आप उसको डील करते रहिए, उसमें आगे बढ़ते रहिए। लेकिन इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी कि 30-35 विमान दशक में पहुंच रहे हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि अगर इनसे हो तो कम से कम इनिशियली 8-10 विमान तो तुरंत वार फुटिंग पे आने चाहिए। और इसी के साथ अगर चीज़ें संतुष्ट रहती हैं तो अगर लंबे ऑर्डर्स होते हैं तो जॉइंट प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इत्यादि, इंटीग्रेशन इत्यादि, नो हाउ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, और ताकि कॉस्टिंग भी कम हो सके इस लॉन्ग सौदों के साथ, तो इसे भी बढ़ सकें। तो वही जो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर US है, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, जी हाँ, कि 2018 में हम 5th जनरेशन प्लेन से बैक ट्रैक हो गए। हमें कम से कम नेगोशिएशन चालू रखने चाहिए थे, पूरी तरह से बैक ट्रैक नहीं होना चाहिए था। हमारा ओल्ड वेदर फ्रेंड है रशिया और इसके साथ, और हमें इस समय बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करना है, पैनिक भी नहीं करना, क्योंकि F-35 जो है वो बहुत कॉस्टली है और
क्या बोलते हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरे सिस्टम्स हैं, एक व्यापार का भी सिस्टम चलता है। तो हमारे पास अभी ब्रह्मोस सुखोई का ऐसा जखीरा है, और अगर हम जब तक हमारे नेगोशिएशंस टाइम लेंगे, इसको इम्प्रूव कंटिन्यूसली अगर करते जाएं और दूसरे सिस्टम्स के साथ जोड़ते जाएं, इजरायली जो रडार इत्यादि है और चीज़ों के साथ, तो कम से कम वाइट मोहरे हमारे पास ऐसे हों जिनका कोई तोड़ ना हो, और वो किसी भी क्या बोलते हैं जो भी आर्किटेक्चर रडार का और इंफ्रास्ट्रक्चर का है, खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में, वो हम उनको ये चीज़ और हम उनके दिमाग में बैठा दें। तो चीज़ों को नई दिशा में बढ़ना है। सीडीएम साहब का बयान बहुत ही अहम है, सब कुछ है, पॉलिटिकल सिस्टम्स को लेसन्स है, और वास्तव में क्या बोलते हैं आर्मी ने जो साहस दिखाया एयरफोर्स ने, और जो भी उनके पास कैपेबिलिटी थी, उसका एक नज़ारा और हिम्मत के साथ, और जी हाँ, हिम्मत टाइमिंग के साथ जो उन्होंने दिया, तो बहुतों को भौचक्का कर दिया। और ये जो भौचक्का कर दिया, तो इसीलिए बहुत सारी मीडिया में रिपोर्ट्स और वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट्स इत्यादि में आ रही है, F5 के विषय में और दूसरे विषय में इत्यादि में, 5th जनरेशन के विषय में, राफेल के विषय में। जो हमारा जो वाइट मूव्स है, असली में वही जो है दशकों हमारे लिए क्या बोलते हैं एक तरह से संजीवनी का काम करेगा। और इंडिया के साथ खासियत ये है, हमेशा से रही है कि सेकंड पारी में बहुत बेहतर खेलती है। फर्स्ट इनिंग्स में अगर हम बेहतर खेलना चाहते हैं, तो हमें पूरे की तरह अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम इत्यादि को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं मिलिट्री स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिज़ाइन इत्यादि में स्वयं मिलिट्री को लीड होना पड़ेगा, और उनको रिसोर्सेस बिना शर्त हमको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और साइंस टेक्नोलॉजी में हैवी इन्वेस्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़ में हैवी इन्वेस्टमेंट, ये ज्योतिष शास्त्र इत्यादि पढ़ाने से और ये पाखंड पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। साइंस पढ़ाइए, टेक्नोलॉजी पढ़ाइए, बच्चों में इन्वेस्ट करिए, हेल्थ में इन्वेस्ट करिए, जैसा पिछले वीडियो में है। समय नहीं है, और जो सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है, और जिसको हमारी न्यायपालिका ने और जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच के साथ न्यायपालिका चलती है, उसको संभाले रखा है। संविधान के स्पिरिट में चलिए, और इंटरनेशनल पॉलिसी में ये आपको कहीं ना कहीं फिर से उसी शिखर पे पहुंचाएगा जो नेहरू के समय था। लेसन एकदम साफ साफ है। ऑपरेशन सिंदूर की गंभीरता और जो सक्सेस, हार्ड अर्न सक्सेस है, ये बड़ी सक्सेस है, लेकिन ये इसमें ग्लिचेस बहुत थे, और वास्तव में हिम्मत, काबिलियत, टाइमिंग, साहस, सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं वास्तव में कामयाबी ये हमारी सेना की थी। और आपको रिव्यू करना होगा सब कुछ, और जो भी आप चीज़ें बढ़ रहे हैं, जिस पे आप मजबूत हैं, तो उस पर कम से कम उस पर ना टाइम वेस्ट करिए, उस पर आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। तो वही अजीत अंजुम जी के शो पर वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह साहब को सुनते रहिए, बिष्ट साहब के साथ, और प्रेम कुमार साहब को मुकेश कुमार जी के शो पे नीरेंद्र नागर जी के साथ सुनते रहिए। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।